हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल डायमेंशन उसकी यूनिट से उसके डायमेंशन फॉर्मूले पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपन आगे पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन वापस इसमें देखते हैं कि अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो L है, मान लो किसी की लेंथ है, तो इसको अपन इसकी यूनिट होती है मीटर। इसको अपन और किसी यूनिट में अपन mm से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 1 mm इजिकल्स टू कितना होता है 1000, 1 मीटर इजिकल्स टू 1000 mm होता है। इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं F इजिकल्स टू ma। इसको अपन इस तरीके से लिखा कि mL t की पावर -2। इसका अपन इसकी अगर यूनिट लिखते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है, इसको किलो न्यूटन, इसको मेगा न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। इस ऐसा यूनिट की बजाय अगर अपन इसको इसकी CGS में भी लिखते हैं, तो CGS में फोर्स को अपन डायन कहते हैं, तब भी यही इसकी यूनिट रहेगी। इसका जो डायमेंशनल जो फार्मूला है वो आपका mL t की पावर -2 ही रहेगा। ये कभी भी हमेशा कभी भी किसी भी वक्त ये चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा। इसमें कभी किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब इस चीज़ को अपन आगे देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये आपने अभी फाइंड किया। इसके अलावा आप और किसी की भी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी अगर आपने उसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आपने फाइंड किया है, तो उसका भी वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा, न कि बार बार चेंज होता है। यूनिट से उसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल डायमेंशन या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी के बिहाफ से हम लोग ये सारा, जैसे लेंथ है तो L से अपन डिनोट करते हैं, मास है तो M से, टाइम है तो T से डिनोट करते हैं। इसी की हेल्प से ये अपन लोग इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इसके बिहाफ से हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला अपन फाइंड करते हैं। तो आगे अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कि ये कोई तरीका है। तो किसी भी कंपोनेंट में अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी भी कंपोनेंट में या फिर किसी रिसर्च वर्क में किस ऑब्जेक्ट पर मुझे एनालिसिस करना है, उस पर लगने वाले पर्टिकुलर वैल्यू या फिर पर्टिकुलर वेरिएबल्स की एनालिसिस करनी है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से अपन करना है, कि जैसे एक अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एयर फ्लो हो रही है। अब एयर फ्लो होने के कारण किसी वॉल पर जो प्रेशर पड़ता है वो कितना पड़ता है, इसकी अगर मुझे एनालिसिस करना है तो अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि उस इंसिडेंट में जो मतलब प्रेशर पड़ रहा है उस वॉल के ऊपर एयर से, उस इंसिडेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उन सबको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फिर किसी मेथड की हेल्प से उनको अपन रिलेट करके अपन पर्टिकुलर जो भी अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको अपन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अपन लोग यूज़ करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के अंदर, वो 2 तरीके से मेथड होंगे। फर्स्ट है आपका रेले मेथड और दूसरा है आपका बकिंघम पाई थ्योरम। ये 2 मेथड है। अभी अपन एक बात करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला जो है रेले मेथड, इसको अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो रेले मेथड जो है कि वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। 2 तरीके से वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक तो वेरिएबल्स हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो रिले मेथड है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वर्क करता है। तो अपन देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो आप इसमें नोट कर लेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफिनीशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल या फिर ऐसे वेरिएबल्स जो किसी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, और किसी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 2 या 3 4 कोई भी जो कि फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होंगे जो किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो होंगे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अपन बात करते हैं कि जो रिले मेथड है वो आगे किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि अपन एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वर्क करता है। तो वो तीनों कौन कौन से होंगे, x1, x2 और x3। इन तीनों के ऊपर ये x जो है ये आपका डिपेंड करेगा। अब अपन बात करते हैं इसको आगे फर्दर इससे कि x जो है x1, x2 और x3 का फंक्शन है। तो ये अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ
x is equals to फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3। दीज आर 3 वेरिएबल्स, x1, x2, x3, ये क्या है, तीनों एक वेरिएबल हैं, जो कि अपन इस x जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी इन तीनों की हेल्प से आपका ये x फाइंड आउट होगा। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर बात करें अपन 3 तरह के वेरिएबल, अगर अपन 4 ले लें तो इस तरीके से 4 लिखेंगे, तो x1, x2, x3 और x4, ये इसमें 4 वेरिएबल्स हो जाएगा। लेकिन अपन बात करते हैं कि जो रिलाय मेथड है इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो 3 या 4 के बीच वेरिएबल्स ही होने चाहिए, ये इसका मेन कंसेप्ट है कि 3 to 4 वेरिएबल्स ही होने चाहिए। जैसे अभी इसमें 3 हैं, तो इसका मतलब अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें ये इसमें 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब यहाँ पे रिले मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब रिले मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो रिले मेथड 3 to 4 वेरिएबल्स ऑन विच द गिवन वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट, तभी अपन इसकी हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन एनालिसिस कैसे अपन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब अपन इस वाले इक्वेशन को अपन आगे फर्दर किस तरह से लिखते हैं कि x एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो कि x फंक्शन की जगह अपन x कोई कांस्टेंट ले रहे हैं, और x1 की पावर a, x2 की पावर b और x3 की पावर c। ये जो इक्वेशन लिखा है ये वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं अपन, ये x1 a की रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, x2 x2 b की पावर में लिख रहे हैं, और x3 c की पावर, इस तरीके से ये इसी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब इसमें ये क्या चीज़ है, ये x जो है कैपिटल X, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला वही अपन MLT के रेस्पेक्ट में आएगा। ये x1 a, x2 b और x3 c ये भी आपका डायमेंशनल फॉर्म में, और ये k जो है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसको और अपन आगे किस तरीके से देखते हैं, तो वो अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसको आगे इस तरह से लिखा कि इसका जो MLT के रेस्पेक्ट में अपन इसको इस तरह से डिनोट किया, जैसे x जो है ये आपका डायमेंशन फॉर्म में इसी का इसी तरीके से आएगा, m की पावर a1, l की पावर b1 और t की पावर c1, ये आपका x का आ गया, मतलब ये इसका डायमेंशन फार्मूला आया MLT के रेस्पेक्ट में। तो k आपका कांस्टेंट है, x1a का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो आपका i j कैप के रेस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूँ इसको, m की पावर i, l की पावर j, t की पावर k, इसका ये जो इसकी पावर कॉमन पावर a है तो वो अपन ने इस तरह से लिखा। इस x2 की बात करें तो i का डैश, j का m इस तरीके से m i कैप डैश, l j डैश और t के डैश की पावर आपकी b लिख दिया। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट जो है आपका x3c, इसको अपन ने इस तरह से लिखा, m j डबल डैश, l j डबल डैश, m i है, i और j और k, तो ये आपका डबल डैश के रेस्पेक्ट में c p के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो ये जो इस तरीके से फॉर्मूला आया, इसको अपन जो है अपना वो जो पहले जो अपन बात कर चुके हैं कि आपका जो रिले मेथड है वो एक सिंपल कंसेप्ट को फॉलो करता है। वो सिंपल कंसेप्ट कौन सा है आपका, पहले अपन बात कर चुके हैं कि जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है, जो डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो आपका LHS है और RHS है, दोनों में जो पावर हैं आपकी डायमेंशनल पावर है, वो दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इसी को अपन फॉलो करते हुए अपन इसको जो रिले मेथड है उसको अपन आगे फर्दर सोल्व करेंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से जो रिले मेथड हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो अपन आगे से आगे और अच्छे से उस कंसेप्ट को अपन आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी इस वीडियो में यहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक न्यूमेरिकल के साथ अपन मिलते हैं।